हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। और मैं आज आपको कराने जा रही हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग का जो भी पार्ट होता है किसी भी पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्क्स को सिक्योर करने में। और वहीं पे स्टूडेंट्स लापरवाही करते हैं और सोचते हैं चलो ये तो छोटी मोटी चीजें अपना आप कर लेंगे, बट जब बात आती है अच्छे से फॉर्मेट को यूज करने की तो वो वहां पे फेल हो जाते हैं एंड जो जितने अच्छे मार्क्स उनको लेने चाहिए वो नहीं ले पाते। तो चलिए आज मैं आपको कराने वाली हूँ एक ऐसा लेटर जिसे आपको बस लर्न करना है। कोई भी लेटर आ जाए इस तरीके का आपको बस एज इट इज लिखना है एंड 100% मार्क्स आपको मिलने वाले। मीन्स जितने भी नंबर का लेटर आने वाला है एज इट इज टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे। बस आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। तो देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस ये ही सेम बात यहाँ पे लागू होती है लेटर की स्टार्टिंग पे। देखिए, जब भी एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करता है तो जब आपकी जो स्टार्टिंग होती है किसी भी लेटर की, वहीं से देख के एग्जामिनर आइडिया लगा लेता है कि बच्चे को फॉर्मेट आता है लेटर का या नहीं आता, या फिर स्टार्टिंग को देख के वो एज्यूम कर लेते हैं कि अंदर इसने क्या लिखा होगा। अगर आप अपने लेटर की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से करते हैं तो चांस रहते हैं कि आपको अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट यूज करना होता है। चलिए देखिए, कोई भी लेटर हो, यहां तक तो कोई भी लेटर हो तो आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी होती है। तो ये तो आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा ही रखिएगा, और यहीं से आपका इंप्रेशन बन जाता है एग्जामिनर के ऊपर। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको आधी प्रॉब्लम वहीं पे सोल्व हो जाती है हमारी, कि अगर हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेते, उसको मीनिंग समझ लेते, कौन लिख रहा है, किसको लिखा जा रहा है, वहीं से आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है और किसको लिखा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैंने अभी एडिटर लेटर भी आपको कराया था, तो आई थिंक आज जिन बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो वो समझ ही गए होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी, आप अच्छे से समझ लीजिएगा। लेकिन आप यहाँ पे भी ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो एड्रेस आता है वो आता है अपना। मीन्स जो क्वेश्चन में आपको आपका एड्रेस दिया जाएगा तो आपको अच्छे से रीड आउट करना होता है कि क्या आपका एड्रेस दिया गया। अगर वो ही एड्रेस आपको सबसे पहले लिखना होता है, मीन्स स्टार्टिंग में हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस, मीन्स जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया है कोई भी एड्रेस, लेकिन आप जो क्वेश्चन में दिया जाएगा वो ही ले लीजिएगा। बट अगर बाय चांस नहीं दिया जाता तो अब आप वहां पे एग्जामिनेशन हॉल भी लिख के छोड़ सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल एंड न्यू दिल्ली, या फिर जिस भी एरिया के आप रहने वाले हो। तो यहाँ पे 157 वसंत कुंज न्यू दिल्ली, मैंने ये एक नॉर्मल सा एड्रेस ले लिया है। आप जहां के हो वहां का एड्रेस आप लिख दीजिएगा। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो यूपी लिख लीजिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ठीक है, मुंबई, आगरा, जहां से भी हो आप वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। फॉर्मेट अच्छे से यूज करना है, कहाँ पे लाइन छोड़नी है वो ध्यान से देखते हुए चलो। तो जब आप अपना एड्रेस लिख लोगे, 2 लाइन में आपका एड्रेस आ जाना है, तो फिर आप 1 लाइन को छोड़ोगे, 1 लाइन लीव करोगे, आफ्टर दैट आप डेट डालोगे। अब देखिए, डेट भी आपको इसी पैटर्न में डालनी है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जब मैं कॉपी चेक करती हूँ तो वो जस्ट सपोज कि 7 वो ऐसे स्लैश में डाल देते हैं। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल गलत होता है, आपको ये फॉर्मेट यूज नहीं करना, और ना ही ये वाला यूज करना। बहुत से बच्चे ऐसे लिख देते हैं ये राइट, तो ये भी फॉर्मेट गलत होता है, ये फॉर्मेट नहीं लिखना। आपको क्या करना है, डेट लेनी है, जो भी डेट है जिस दिन भी आप लेटर लिख रहे हो उसी दिन का ही आप डाल लीजिए, ठीक है। तो ये डेट आपने डाली, जो आप जब भी लिख रहे हो तो इस तरह से मंथ का नेम आप डालिए वहां पे, एंड आफ्टर दैट ईयर। तो ये फॉर्मेट आप फॉलो करना, ये लिखोगे तो मार्क्स आपका कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखिए, फिर 1 लाइन आपको लीव करनी है, ये याद रखिएगा। तो आपने सेंडर एड्रेस लिखा, आफ्टर दैट 1 लाइन लीव की, फिर डेट लिखी, 1 लाइन लीव की। अब फिर आप किसको लेटर लिख रहे हो ये भी आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया जाएगा। तो वही यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एड्रेस ऐसे उठा लिया है, XYZ प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि मैं जॉब एप्लीकेशन आपको करा रही हूँ यहाँ पर। लेकिन एडिटर लेटर में भी ऐसे ही होता है, यहाँ पे एडिटर का नाम आ जाता है, एडिटर आ जाता है, न्यूज़पेपर का नाम आ जाता है। तो ये एड्रेस तो मैंने ऐसे ही ले लिया, कुछ भी आप अपने क्वेश्चन पेपर में अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा कि आपको किसको लेटर लिखना है। तो यहाँ पे भी जो आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि अगर आप न्यू दिल्ली के हो तो न्यू दिल्ली आएगा यहाँ पे, अगर आप आगरा लिख रहे हो तो आगरा आ जाएगा, अगर वहां पे आप मेरठ लिख रहे हो तो यहाँ पे भी मेरठ ही आ जाएगा, राइट। मीन्स यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रिसीवर एड्रेस, मीन्स हम लेटर किसको लिख रहे हैं, कौन इस लेटर को रिसीव करेगा। आफ्टर दैट 1 लाइन अगेन आपको लीव करनी है, छोड़नी है। आफ्टर दैट सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट मैं आपको बता रही हूँ जॉब एप्लीकेशन, तो क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। अब देखिए मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, कौन सी पोस्ट के लिए, वो तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चन पेपर में कौन सी पोस्ट के लिए। अगर यहाँ पे टीचिंग की जॉब के लिए आ रखा है, वो भी उसमें अगर स्पेसिफिक दे रखा है कि पीजीटी की पोस्ट के लिए है, मैथ्स के टीचर के लिए है, या फिर इंग्लिश के टीचर के लिए, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। किसी और चीज इंजीनियर के लिए है तो यहाँ पे आप फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर डाल दीजिए। तो ये तो यहाँ पे डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन के ऊपर कि वो किस चीज के लिए अप्लाई करवा रहे हैं आपसे। फिर क्या करना है आपको,
फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, सैल्यूटेशन यूज करना है आपको यहाँ पे। अगर आप श्योर हो कि सर को लिखा जाता है, आप यहाँ पे सर लिखिए। अगर आप श्योर हो कि मैडम है भाई जिसे लेटर लिखा जाता है, आप मैडम लिखिए, राइट। एंड कोमा जरूर लगाइएगा, ये याद रखना क्या आएगा यहाँ पे, कोमा जरूर आएगा। एंड आफ्टर दैट 1 लाइन और आपको लीव करनी है। तो ये होगी स्टार्टिंग। अगर आप इस तरीके से स्टार्टिंग यूज करते हो, बहुत से मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो ये एड्रेस इधर डाल रहे हैं, डेट इधर जा रही है, फिर ये एड्रेस इधर आ रहा है, मतलब कि होच पोच कर देते हैं सारे के सारे लेटर को, और यहीं से उनका नंबर कटने शुरू हो जाते हैं। तो करते 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 नंबर लास्ट तक 5 नंबर का अगर लेटर है तो 1 या 2 नंबर ही उनको मिल पाते हैं। तो इस तरीके से आप प्रॉपर फॉर्मेट यूज कीजिएगा। चलो आगे देखते हैं क्या लिखेंगे इसमें। देखिए, आपको अपने लेटर को 3 पैसेज में डिवाइड करना है, जो कि मैंने आपको एडिटर लेटर में भी बताया था कि आपको 3 पैसेज में तो अपने लेटर को डिवाइड करना ही करना है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 जो पैसेज है वो प्रॉपर लिख दिया है, यही आपको लर्न करने हैं। देखिए स्टार्टिंग कैसे करनी है। इट इज विद रेफरेंस, इट इज मीन्स ये जो लेटर मैं लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, इट इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट, ये आपके एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस में मैं लिख रहा हूँ। ऑन, जो कि अब देखिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में न्यूज़पेपर का नाम दिया गया कि आपने कौन से न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा था इस जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पे उसी न्यूज़पेपर का नाम डालना है। लेकिन अगर आप कुछ भी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल लीजिए। अब यहाँ पे न्यूज़पेपर तो आ गया, अब कौन से डेट को, यहाँ पे आपको लिखनी है डेट, जिस भी डेट में आपने उस एडवर्टाइजमेंट को देखा। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं, अभी जो लेटर के स्टार्टिंग में मैंने डेट डाली है 17 जनवरी, तो वो यहाँ पे भी 17 जनवरी ही डाल देते हैं, तो वो गलत करते हैं। वाई गलत क्यों होता है, ये गलत इसलिए होता है, ऐसा तो है नहीं कि आज ही आपने एडवर्टाइजमेंट देखा और आज ही आपने लिख दिया, नहीं। तो यहाँ पे है ना, जो आप स्टार्टिंग में डेट डालोगे उससे 5 या 6 या 7 दिन, 3 दिन पहली डेट आप डालोगे यहाँ पे। मीन्स अगर वहां पे हमने 17 डाली है तो यहाँ पे आप डाल लीजिए 10 डाल लीजिए, राइट, 12 डाल लीजिए, 11 डाल लीजिए, इतने डेट आप यहाँ पे डाल लीजिए। तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो लेटर मैं लिख रहा हूं ये आपके एडवर्टाइजमेंट जो कि पब्लिश हुआ था इस वाले न्यूज़पेपर में और इस वाली डेट को, ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ। अब जो भी आपको पोस्ट दी गई है वहां पर वही पोस्ट आपको लिखनी है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दी गई जिस पोस्ट के लिए, वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए इतना काम तो आपका न्यूज़ पे आपके क्वेश्चन से ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब आगे देखिए, आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर, मीन्स मैं अपने आप को एक कैंडिडेट की तरह आपको ऑफर करता हूं। तो पहले पैसेज में आपको यही लिखना है, एज इट इज ही लिखना है, बस ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो पोस्ट दी जाएगी वो चेंज होगा, जो आपका आएगा क्वेश्चन में वही आप यूज कीजिएगा। अब देखिए दूसरा पैसेज देखिए कैसे लिखना है आपको ना। अब देखिए भाई, अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, ऐसा तो ये है नहीं कि आप अकेले अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे कैंडिडेट होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आप ऐसा क्या लिखे अपने रिज्यूम में, अपनी बायोडाटा में, अपने लेटर में, अपनी एप्लीकेशन में, ताकि देखने में इंप्रेसिव हो, अच्छा एकदम से जो भी सिलेक्शन करने बैठे हैं रिज्यूम को देखकर कैंडिडेट का, उनको लगे यस कुछ तो बात है इसके एप्लीकेशन में, चलो इसको सिलेक्ट करते हैं। तो आपको वहां पे अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना है कि सेकेंड पैसेज में हम वही करेंगे। क्या लिखेंगे, आई हैव, मेरे पास है, द नीडेड क्वालिफिकेशन, जो भी रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन है, एंड एक्सपीरियंस फॉर द अबव पोस्ट, मीन जो भी पोस्ट है जिसके लिए मैं अप्लाई करूं, जो कि आपने निकाली है, मेरे पास उसके लिए क्वालिफिकेशन भी है और एक्सपीरियंस भी है। आई हैव, अब अपने बारे में बताइए, अपना डिस्क्रिप्शन दीजिए, आप किस टाइप के पर्सन हो। आई हैव प्लीजेंट पर्सनैलिटी, मेरी प्लीजेंट पर्सनैलिटी है। आई एम हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड सिंसियर, कैसा हूं मैं हार्ड वर्किंग हूं। भाई कोई भी कंपनी आपको रखेगी तो ऐसा थोड़ा निठल्ले व्यक्ति को रखेगी, हार्ड वर्किंग तो होना चाहिए ना। तो आप कैसे हो, हार्ड वर्किंग हो, मैं हार्ड वर्किंग हूं, ऑनेस्ट एंड सिंसियर हूं। आई हैव गुड कमांड, मेरी गुड कमांड है ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी। आप जानते हो इंग्लिश का कितना बोलबाला है आजकल, तो भाई इंग्लिश तो आनी चाहिए, हिंदी तो आती ही आती है, बट इंग्लिश में भी क्या है, मेरी कमांड है, मैं अच्छे से, या फिर आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, आई एम फ्लुएंट इन स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलने में भी फ्लुएंट। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जरूर नहीं कि आप ऐसे ही लिखे, बट हाँ अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करना चाहते हो, बस यही लाइन याद करना चाहते हो, यही लर्न कर लीजिए, कुछ और अपने पास से ऐड करना चाहते हो कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। आई हैव गुड कमांड ओवर स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी। तो देखिए ये तो हो गया आपका, और भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 नंबर का लेटर आने वाला है, दुनिया भर का लिखना नहीं है। हमें क्या लिखना है, कुछ ही बातें लिखनी है जो कि हमें पूरे नंबर दिलवा सके। ऐसे भी दुनिया भर की चीजें भरने से भी कोई फायदा नहीं है, इतना डिस्क्रिप्शन अपने बारे में एनफ है। नेक्स्ट पैसेज देखिए कैसे लिखना है। तो यहां तक आपने अपना डिस्क्रिप्शन दे लिया। अब देखिए लास्ट के पैसेज में आप क्या लिखोगे।
आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई बायोडाटा, तो मैं अपने बायोडाटा की एक कॉपी इनक्लोजिंग कर रहा हूं, भेज रहा हूं फॉर योर कंसिडरेशन, आपकी कंसिडरेशन के लिए। आई विल बी अवेलेबल, मैं अवेलेबल हो जाऊंगा फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए ऑन एनी डे, किसी भी दिन, एज पर योर कन्वीनियंस, आपकी सुविधा के अनुसार। मीन्स जिस भी दिन आप मुझे बुलाओगे, आपकी कन्वीनियंस के अनुसार मैं इंटरव्यू के लिए किसी भी दिन अवेलेबल हो जाऊंगा। आप ऐसे थोड़ा लिखोगे कि भाई मुझे केवल इस डेट को बुलाना, मैं फ्री इस दिन को रहता हूं, भाई आपके अकॉर्डिंग थोड़ा बुलाएंगे आपको। आप ये लिखो कि मैं आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आ जाऊंगा। नेक्स्ट, इफ गिवन चांस, अब आप उनको एश्योर कीजिए कि आप क्या कर सकते हो उनके लिए। इफ गिवन चांस, अगर मुझे मौका दिया जाता है, आई एश्योर यू, मैं आपको एश्योर करता हूं ऑफ माई बेस्ट सर्विसेज टू यू, कि मैं आपको अपनी बेस्ट सर्विस दूंगा। यही तो उनको चाहिए, बेस्ट सर्विस ही तो चाहिए, जिनके लिए आप करने जाओगे काम, उनको बेस्ट सर्विस ही तो चाहिए आपकी। तो आप यहां एश्योर कर दीजिए उनको कि मैं आपको अपनी बेस्ट सर्विस दूंगा। लास्ट में थैंकिंग यू, थैंकिंग यू के बाद आपको वन लाइन छोड़नी है, एंड आफ्टर दैट योर्स ट्रूली। तो योर्स ट्रूली पे यहाँ पे एपोस्ट्रोफ एस मत लगाइएगा, जो कि आप बहुत बड़ी मिस्टेक करते हो। एंड आफ्टर दैट जो भी क्वेश्चन पेपर में अगर आपका नाम दिया गया है तो वो ही नाम यहाँ पे आप लिखेंगे, अदरवाइज आप XYZ लिख देंगे। तो ये 3 पैसेज तो हो गए जो आपको याद करना है। अब चलो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको बायोडाटा कैसे तैयार करना है एंड कैसे आपको अपनी क्वालिफिकेशन उनको बतानी है। अब आपको बनाना है बायोडाटा, अपनी आंसर शीट पे बायोडाटा बनाना है। कैसे बनाना है, बस आप यही फैक्ट लिख दीजिएगा, इट्स है ना, बहुत रहेंगे ये बायोडाटा में। तो आपको क्या लिखना है, सबसे पहले नेम, ये फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, नेम, फादर्स नेम, DOB, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, लैंग्वेज नो, नेशनैलिटी एंड एक्सपीरियंस, यही लिखना है बस, इससे ज्यादा लिखने की कोई नीड नहीं है। तो नेम, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर में नेम दे रखा है वो आप नेम यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, वाई, बिकॉज ये आपको खुद ही लिखना है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे लिख के दे दूं आपको, आप वही लिख के आओगे, नो, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, तो नेम आपको डाल देना जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। फिर फादर्स नेम, अगर क्वेश्चन पेपर में आपके फादर का नेम दे रखा है तो आप वही नाम डाल दीजिए, अदरवाइज आप अपने मन से कुछ भी डाल दीजिए। DOB आप देख लीजिए, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग आप इस तरह से अपनी DOB बनाइए जो कि आपकी 20 से लेके 22 साल, 20 से कम के तो एज मत दिखाइएगा अपनी, 20 से ऊपर की एज आप दिखा दीजिएगा, राइट, जितनी भी दिखाना चाहे। एड्रेस वही आ जाएगा यहाँ पे जो कि आपने स्टार्टिंग में लिखा है। कॉन्टैक्ट नंबर ऐसे डाल दीजिए, आप कुछ भी स्टार्टिंग में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 8743 एंड डैश डैश, ठीक है, क्योंकि आपको रियल तो नहीं डालना ना आपको। तो अगर हाँ आप अपना रियल बायोडाटा तैयार करते हो तब तो आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर देने होते, बट ये जस्ट एग्जामिनेशन है तो आप ऐसे 2 या 3 डिजिट डाल के आगे कुछ भी डैश लगा के छोड़ सकते हो। लैंग्वेज नोन, अब देखिए लैंग्वेज नोन में आप लिख दीजिए कौन कौन से, अभी आपने बताया था ना स्टार्टिंग में कि आपको हिंदी एंड इंग्लिश आती है, कौन कौन से आप लैंग्वेज जानते हो। तो आप जानते हो इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये आप दोनों लिख दीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट है नेशनैलिटी, भाई आप कहाँ के रहने हो, आप इंडियन हो तो ये इंडियन ही याद कर लीजिएगा, इंडियन लिखिएगा वहां पे। और एक्सपीरियंस कितना है, आप यहाँ पे अपना कोई भी लिख लीजिए, 5 years एक्सपीरियंस, 5 years। और किस चीज में है वो एक्सपीरियंस आपको, अगर आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे आप टीचिंग दिखाओगे, किसी भी स्कूल का नाम डाल दीजिए कि 5 years एक्सपीरियंस एज अ TGT, एज अ PGT इन दिस स्कूल, तो यहाँ पे आप उस स्कूल का नाम। लेकिन अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो यहाँ पे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कुछ भी डाल दीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बायोडाटा, ये आपको वहीं से क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग लिखना है, ये आप याद कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर इस तरह से, लैंग्वेज नो, नेशनैलिटी, राइट, एंड एक्सपीरियंस, इस तरीके से आप इसको लर्न कीजिए, एज इट इज लिख दीजिएगा, नंबर फुल मिलेंगे आपको। अब ये हो गया बायोडाटा, इसके बाद हमें बतानी होती है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलो वो परफॉर्म आप कैसे बनाओगे वो भी देख लीजिए। बायोडाटा के बाद आपको बनाना है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक कॉलम इस तरीके से। तो देखिए जॉब लेटर सबसे इजी होता है क्योंकि ये याद किया हुआ आता है, जो भी याद करके लेके जाओगे वो एज इट इज आपको लिख देना है। तो आपको क्या करना है, जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला कॉलम तैयार करेंगे तो आपको ये सारी की सारी चीजें मेंशन करनी है। मैंने ऐसे बना दिया है, आप लाइन वगैरह प्रॉपर स्केल से प्रॉपर ड्रॉ कर लीजिएगा, राइट। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डालना है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, सेकेंड कॉलम आपको बनाना है नेम ऑफ द बोर्ड, स्लैश डालोगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि भाई आप 10th एंड 12th तो बोर्ड से करोगे लेकिन आगे की जो क्वालिफिकेशन होगी वो यूनिवर्सिटी से होगी, राइट। आफ्टर दैट आप डालोगे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट मीन्स अगर आपने कौन से स्कूल से किया है और कौन से कॉलेज से किया है। फिर ईयर ऑफ पासिंग, पासिंग ईयर कौन सा है, अभी आप ये मत सोचेगा कि ये तो आपका पासिंग ईयर है ही नहीं है,
जब हम रियल बायोडाटा बनाते हैं, अपने रियल क्वालिफिकेशन बनाते हैं, तो वहां पे तो हम अपनी रियल ही डालते हैं, बट चूंकि आप तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हो, तो अभी मैं आपको बताऊंगी, ये ही सारी लर्न कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द डीओबी। अभी मैंने आपको ये भी नहीं बताया कि आपको डीओबी क्या डालनी है, मैं अभी आपको एक डीओबी बता दूंगी, वही डीओबी डाल दीजिएगा और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये ईयर फिक्स कर दिया है, ये आप लिख लीजिएगा वहां पर। एंड आफ्टर दैट परसेंटेज, आपने कितनी परसेंटेज प्राप्त की थी। तो देखिए, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट आपने डाला, सबसे पहले आप डाल लीजिए क्लास 10th, आफ्टर दैट 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब देखिए बीएड ऑप्शनल है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं कि आप बीएड डालें। हाँ, अगर टीचिंग की पोस्ट के लिए आया हुआ है तो तब आप बीएड डालोगे, लेकिन अगर टीचिंग की पोस्ट के लिए नहीं आया है तो आप यहाँ पे बीएड नहीं डालोगे। गोट इट, अच्छे से समझ लीजिए, बीएड ऑप्शनल है, अगर टीचिंग की जॉब है तो डालोगे, अदरवाइज नहीं। इसके बाद आप देखिए नेम ऑफ द बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड डालना चाहो, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से तो यहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड डाल लीजिए, अगर आप यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड डाल लीजिए। तो मीन्स 10th एंड 12th में आपके बोर्ड डलेंगे। और जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे, यहाँ पे आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नेम डाल लीजिएगा, जो भी आपका मन करे। मेरठ यूनिवर्सिटी डाल लीजिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी डाल लीजिए, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने किया है वो आप डाल लीजिए, यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी डाल लीजिए। नेक्स्ट, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट मीन्स आप स्कूल का नाम, 10th और 12th में स्कूल का नेम आएगा, एंड ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में आएगा कॉलेज का नेम। तो आप यहाँ पे जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो उसका नेम डाल दीजिए 11th 12th में, और कोई भी कॉलेज का नाम याद कर लीजिए, कुछ भी आप यहाँ पे कॉलेज का नेम डाल दीजिए। अब देखिए, ये जो पासिंग ईयर है, ईयर ऑफ पासिंग की, आपने ये सारे के सारे जो 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये कौन से ईयर में आपने पास किया। तो देखिए, ये जो ईयर मैंने लिखे हैं, जब आप अपना रिज्यूम तैयार करोगे, बायोडाटा तैयार करोगे, उसमें आपको अपनी डीओबी लिखनी है 1996, याद रखिएगा, ठीक है। 1996 आपको अपनी डीओबी लिखनी है, और उस 1986 के अकॉर्डिंग मैंने ये ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। तो देखिए क्या करोगे आप, अगर आप अपनी डीओबी 1996 डालते हैं तो आपकी 10th आपने की है 2011 में। अब देखिए, इसको भी लॉजिक से समझ लीजिए, जब आप 2011 में 10th करोगे तो आफ्टर 2 ईयर आपकी 12th हो जाती है, आफ्टर 3 ईयर आपकी ग्रेजुएशन हो जाती है, एंड आफ्टर 2 ईयर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाती है, ठीक है। और बीएड पहले तो हुआ करती थी 1 ईयर की, अभी आप 2 साल की आप लगा के चलिए तो 2022। लेकिन अगर टीचिंग के लिए आप बीएड डाल रहे हो तो आप ये डालोगे, ये ऑप्शनल है, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। गोट इट। तो ये हो जाएगा 2011, 13, 16 एंड 18। परसेंटेज, भाई आप यहाँ पे परसेंटेज कुछ भी लिख दीजिए, अभी तो एग्जामिनेशन में रियल में डालोगे तो रियल डालनी पड़ेगी, तो ये परसेंटेज आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल दीजिए। तो इस तरीके से ये ऊपर का भी आप अच्छे से स्केल अप कर लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा, ये बॉक्स बनना चाहिए आपका। और अभी जो मैंने कराया था आप लोगों को बायोडाटा, ठीक है, उसको भी आपको बॉक्स में ऐसे ही बॉक्स बनाना है, उसके लिए भी अगर आप बॉक्स नहीं बनाओगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। तो बस एक्सपीरियंस हमने स्टार्टिंग में डाल ही दिया है। तो ये था आपका जॉब लेटर, कुछ भी नहीं है जॉब लेटर में, कुछ भी। देखिए, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो ना, तो आप थोड़े से कनिंगली पढ़ने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीजें तैयार कर रहे हो, सारी चीजें तैयार करोगे ना, एट द टाइम ऑफ एग्जाम आप उनको रिवाइज भी नहीं कर पाओगे प्रॉपरली। लेकिन हाँ, जब आपको पता है एडिटर लेटर आएगा ही आएगा, जॉब लेटर आएगा ही आएगा, तो आप इनको तैयार कीजिए। क्यों? क्योंकि 5 मार्क्स डिपेंड करते हैं इनके ऊपर आपके। जैसे ही आप इनको तैयार कर लोगे, समझ लीजिए 5 मार्क्स आपके एकदम से पक्के हैं। आप बुक याद करते हो, क्वेश्चन आंसर्स याद करते हो, शॉर्ट क्वेश्चंस लर्न करते हो, लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न करते हो, क्या आपको पता है कि वही क्वेश्चन आएंगे? इतने सारे चैप्टर्स होते हैं, 6 चैप्टर्स है, 7 चैप्टर है, आप उनके क्वेश्चन आंसर लर्न करोगे, कितने सारे लर्न करोगे, बहुत सारे लर्न करोगे, लेकिन फिर भी श्योरिटी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन आए, क्या आप तो जो याद किया वो ना आए। लेकिन ये तो एक ऐसी चीज है ना कि ये याद करोगे तो पेपर में आएगा ही आएगा भाई। तो आप इनको तैयार कीजिए, आप लेटर को तैयार कीजिए। और एडिटर लेटर की बजाय मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप जॉब लेटर तैयार कीजिए। एडिटर लेटर में तो बहुत सारा मैटर ऐसा होता है जो आपको अपने पास से लिखना होता है, राइट। तो वे स्टूडेंट्स जिनको अच्छे से ट्रांसलेशन नहीं आता, तो वो एडिटर लेटर में मिस्टेक करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना होता है, नहीं कर पाते, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती, नंबर कट जाते हैं। बट जॉब लेटर तो भाई एक ऐसा लेटर है जिसको आप बस याद कीजिए थ्रूली, और एज इट इज लिख के आ जाइए, पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो बस होप ये समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ईजी है, तैयार कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।